देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। चार बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे। पहली खबर जिस पर बात करेंगे, कर्नाटक में आज से सिद्धारमैया की सरकार बन गई है। डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया के साथ साथ 8 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। दूसरी खबर जिस पर हम बात करेंगे, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया है। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को अधिकार दिए थे ट्रांसफर पोस्टिंग के, वो अधिकार को लेकर केंद्र ने एक आपको बता दें कि फैसला पलट दिया है और एलजी को अधिकार देने की बात कही है। तीसरी खबर जिस पर हम बात करेंगे, रूस ने अमेरिकी नागरिकों पर पाबंदी लगा दी है, ओबामा भी इसमें शामिल है। चौथी खबर जिस पर हम बात करेंगे, 2000 के नोट बैन तो हुए लेकिन इस पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। तो ये चार बड़ी खबरें जिस पर हम बात करने वाले हैं। पहली खबर जिस पर हम बात करेंगे, 75 साल के कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वे दूसरी बार कर्नाटक के सीएम बने हैं। साथ ही प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। बेंगलुरु के कांतिरवा स्टेडियम में राज्यपाल थावरचंद गहलोत सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार को उनके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ये वही जगह है जहां सिद्धारमैया ने 2013 में शपथ ली थी, जब वे पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये विपक्षी दलों की एकता का शक्ति प्रदर्शन भी माना जा रहा है। समारोह में विपक्ष के कई दिग्गज नेता पहुंचे। सोनिया गांधी अस्वस्थता की वजह से समारोह में शामिल नहीं हो सकी, वे इस समय शिमला में हैं। सीएम, डिप्टी सीएम के साथ 8 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। डीके शिव कुमार ने सभी विपक्ष के नेताओं का आभार भी जताया। तो बता दें कि कर्नाटक में सिद्धारमैया की सरकार आज से बन गई है। सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार ने शपथ ग्रहण कर ली है। उनके साथ ही 8 और विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे भी शामिल हैं। 8 विधायकों ने शपथ ली है। सीएम और डिप्टी सीएम के साथ साथ डीके शिव कुमार ने सभी का अंत में आभार भी जताया है। कर्नाटक में आपको बता दें कि कांग्रेस ने 135 सीटों पर जीत हासिल की थी और आपको ये भी बताते चलें, कर्नाटक में नई सरकार का अब गठन हो चुका है। सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के साथ 8 मंत्रियों ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी वहां मौजूद लोगों को संबोधित किए और कर्नाटक की जनता को कांग्रेस सरकार बनाने के लिए धन्यवाद किया। राहुल गांधी ने कहा कि 1-2 घंटे में कर्नाटक की नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक होगी। राहुल गांधी ने कहा, कर्नाटक की जनता को मैं दिल से और कांग्रेस पार्टी की ओर से धन्यवाद करता हूं। आपने पूरी तरह कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया। पिछले 5 सालों में आपने कौन सी मुश्किलें सही आप और हम जानते हैं। मीडिया में लिखा गया है कि ये चुनाव कांग्रेस पार्टी क्यों जीती। इस जीत का सिर्फ एक कारण है और वो है कांग्रेस कर्नाटक के गरीबों, पिछड़ों, दलितों के साथ खड़ी है। राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक की जनता ने बीजेपी के भ्रष्टाचार को हरा दिया। उन्होंने कहा, हम झूठे वादे नहीं करते, जो कहते हैं वो करते हैं। 1-2 घंटे में उन्होंने कैबिनेट बैठक होने की भी बात की। राहुल गांधी ने जिन 5 वादों का जिक्र किया, वो कर्नाटक पार्टी का पहला वादा था, हर परिवार को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाए। दूसरा वादा, ग्रेजुएट बेरोजगार को 3000 रुपये मासिक भत्ता और डिप्लोमा होल्डर्स छात्रों को 1500 रुपये मासिक भत्ता। इस खबर पर चर्चा के लिए राजेश्वर पैन्योली राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो जुड़े हुए हैं। राजेश्वर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ओंकार न्यूज में। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। राजेश्वर जी, आज से सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार की सरकार कर्नाटक में बन गई है। जिस तरीके से जब शपथ ग्रहण हुआ, मंच पर विपक्ष का जमावड़ा वहां देखने को मिला है। तमाम नेता वहां पहुंचे, चाहे नीतीश कुमार हो या फिर शरद पवार हो, कई बड़े बड़े दिग्गज नेता वहां जुटे। इस तरीके से शपथ लेने का क्या मायने क्या निकाले जा सकते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। विपक्षी एकता की बात नीतीश कुमार करते हुए वैसे ही देख रहे हैं।
देखिए, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा कर्नाटक की जनता को कि उनको एक नई सरकार मिली है, और उम्मीद रखता हूँ कि जो नई सरकार है उनकी भावनाओं के अनुरूप काम करेगी जी और उस कर्नाटक प्रदेश के प्रगति के लिए काम करेगी। जो ये सारा शो है बेसिकली, आपने जैसा आपने खुद ने कहा और जैसा हम लोग सभी समझते हैं कि आने वाले 2024 की तैयारी के लिए। लेकिन एक चीज बड़ी डिस्टर्बिंग है जो काफी दिन से ट्रेंड होने लग गया है जी कि पहले भी हुआ था, राजस्थान में भी कहा जाता है कि क्या कांग्रेस ने करा था, छत्तीसगढ़ के लिए भी कहा जाता है कि कांग्रेस ने करा था, वो कि 30-30 महीने, और ये पहली बार एक्सटेंड हो गया है कि 30-30 महीने सिर्फ, यानी 2.5 साल एक को, 2.5 साल एक को, सिर्फ सीएम का नहीं, अब वो जिनके मिनिस्टर, मतलब एक कोटा एक तरीके से बांट दिया गया है। और इस ढंग का कुछ संदेश जा रहा है धीरे धीरे कि जो सरकारें जो चुनी जा रही हैं वो आला कमान चुनते हैं, जी और वो आला कमान कहते हैं कि पहले ये राज करेगा फिर ये राज करेगा। जैसे कि किसी बादशाह के 2 सपुत्र हो, बोला जी पहले 2.5 साल तो तुम जनता के साथ ऊपर राज करोगे, 2.5 साल बाद तुम राज करोगे। जी मतलब उसमें योग्यता की बात, जो कहा जाता है योग्यता या विधायकों की सहमति की बात या फिर जनता की आकांक्षाओं की बात नहीं होकर के राजनीतिक आकाओं की बात होती है। राजनीतिक आका उनके ऊपर एक तरीके से थोपा जाता है। जी तो इस ढंग की सरकारों का चलने का और आगे आगे बढ़े रहने का मुझे लगता है कि कोई बहुत ज्यादा प्रगतिशील इम्पैक्ट, अच्छा इम्पैक्ट आम जनता पे नहीं आता। राजनीति के लिए भी गलत चीज है कि आप जिन विधायकों ने चुना उनको टाइम दीजिए, वो अपने हिसाब से चुनेंगे। अगर आज नहीं लगता तो कल दूसरे बदलेंगे, अगर उनको लगता है कि चीजें ठीक नहीं हो रही तो दूसरा आएगा। ये तो आप पहले से आपने क्वेश्चन मार्क कर दिया कि सिद्धरामैया जो हमारे अभी कर्नाटक के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं वो कैपेबल ही इतने हैं कि 2.5 साल चला सके, ज्यादा कैपेबिलिटी उनमें नहीं है। तो एक गलत जो है मैसेज और एक गलत परंपरा करी जा रही है। इसमें परंपरा में तो ये भी कि मिनिस्टर के अलावा कॉर्पोरेशन भी बांटे गए हैं। जैसे किसी राजा ने अपने 2 पुत्रों के बीच में या दो दावेदारों के उत्तराधिकारियों के बीच में सत्ता बांट दी। बिल्कुल, ऐसा भी हो सकता है कि सिद्धारमैया अच्छे से सरकार चला ले, क्योंकि वो पहले से ही एक्सपीरियंस है, पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये 2.5 साल भी वो अच्छे से ना चला पाए, तो कुछ भी हो सकता है, राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक तरीके से ये कोटे को बांध देना, ये कहीं ना कहीं गलत है। बिल्कुल जी, एकदम एक तरीके से गलत है, और ये तरीका भी गलत है जी कि आप डिसाइड कर दे कि कौन कितने समय तक रहेगा, कौन कितने समय तक नहीं रहेगा जी और क्या करेगा, कैसे करेगा। और आप एक चीज उसका ये बना दें कि एक फार्मूला करने लग गया है कि सत्ता, मतलब ढंग से जो ये इंडिकेशन क्या देता है कि सत्ता कोई ऐसी चीज है जिससे आपको कुछ मलाईदार चीजें मिलने वाली, मतलब आपका कुछ अर्निंग आने वाली है। तो सारा भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो इंसेप्शन ही लगने जाता है कि भ्रष्टाचार का माल आधा आप खाओगे, आधे साल तक आपके और आपके जो साथी है वो खाएंगे, आधे उसके बाद नेक्स्ट 2.5 साल है हम खाएंगे। इसमें ये कहीं बात निकल के नहीं आती है कि हु इज द कैपेबल, शिव कुमार इज कैपेबल कि सिद्धारमैया इज कैपेबल, और किसको चुनकर के रखा जाना चाहिए। ये तो जैसे एक तरीके से माल का बंटवारा किया जा रहा है। जी बिल्कुल, और जिस जोर शोर के साथ कांग्रेस अब यहाँ आई है, कांग्रेस ने शपथ ग्रहण समारोह ये आयोजित करवाया है, सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये खड़ा हो रहा है कि जिस जोर शोर से आई है सत्ता में, क्या वो उसको बरकरार रख पाएगी? अभी तो देखिए बहुत जल्दी होगी हमें कह पाना जी, बरकरार रख पाएगी कि नहीं रख पाएगी। लेकिन जिस ढंग से सत्ता में आए हैं और जिस ढंग से उसका शो है, जिस ढंग से फार्मूला लगाए जा रहे हैं, उससे लगता नहीं है कि कोई बहुत दिन तक सत्ता में सरकार रह पाएगी। कहीं ना कहीं इसमें जो आपस में सहमति, ऊपर से दिखाने की सहमति जो भी हो, लेकिन इंटरनली जो है, जो एक राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं वो कहीं ना कहीं प्रिवेल करेगी, और उसका अल्टीमेटली खामियाजा ये होगा कि एक तो सरकार भी जाएगी और जनता भी उसके कारण से भुगतेगी। बिल्कुल, और जिस तरीके से राहुल गांधी अपने 5 वादों का जिक्र कर रहे हैं कि जो वादे किए गए थे कांग्रेस सरकार ने, वो वादों को पूरा किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण आपको क्या लगता है कि क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है जो देख करके, जो वादा सुन करके कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस को चुना होगा? जो कर्नाटक की जनता ने जो चुना है, जो मुझे जो इम्प्रेस लगता है, ये वादों से नहीं चुना गया है, ये तो एंटी इनकम्बेंसी होती है और कई फैक्टर काम करते हैं। जनता नॉर्मली इमोशनल इशू में इन्वॉल्व हो जाती है, प्रचार तंत्र होता है, कौन सी चीज कहाँ हिट करती है,
ये जो 200 ये कह के बिजली फ्री दे रहे हैं, इन कारणों से अगर सरकार जीती हो तो ऐसा मुझे लगता नहीं है। ये कोई प्राइमरी कारण नहीं है। प्राइमरी कारण जो मुझे लगता है एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा थी और कहीं ना कहीं तो जनता को डायरेक्ट हिट करी और जनता उसमें इमोशनली इन्वॉल्व हो गई। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए राजेश्वर जी, और ज़्यादा चर्चा के लिए आप इसमें शामिल हुए। तो आपको बता दें कि सिद्धारमैया ने सीएम पद की शपथ ले ली है। आपको बता दें कि 8 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। DK शिव कुमार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। अब देखने वाली बात यही होगी कि जितनी शोर शोर से कांग्रेस सत्ता में आ रही है, जितनी जोर शोर से शपथ ग्रहण आयोजित किया है, एक विपक्षी एकता की झलक यहां देखने को मिली है। बड़े बड़े दिग्गज नेता यहां जुटे, लेकिन देखा जाए तो अखिलेश कुमार और अरविंद केजरीवाल, KCR यहां नजर नहीं आए। तो विपक्षी एकता में कहीं ना कहीं यहां पे कमी देखने को मिली है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार के अधिकारियों पर अध्यादेश जारी कर दिया है। अध्यादेश के मुताबिक दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का आखिरी फैसला उपराज्यपाल का होगा। इसमें मुख्यमंत्री का कोई अधिकार नहीं होगा। केंद्र सरकार ने ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को आदेश दिया था कि अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग की पावर दिल्ली सरकार के पास रहेगी। अब केंद्र ने अध्यादेश के जरिए कोर्ट का फैसला पलट दिया है। संसद में अब 6 महीने के अंदर इससे जुड़ा कानून भी बनाया जाएगा। वहीं मामले में आपने कहा कि केंद्र का यह अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना है। केजरीवाल सरकार की पावर को कम करने के लिए अध्यादेश लाया गया है। अध्यादेश के मुताबिक दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी बनाई गई है। इसमें 3 सदस्य मुख्यमंत्री केजरीवाल, दिल्ली के मुख्य सचिव और प्रमुख गृह सचिव होंगे। ये कमेटी बहुमत से फैसला करेगी। अब अकेले सीएम केजरीवाल कोई फैसला नहीं कर सकेंगे। अगर कमेटी के निर्णय में कोई विवाद होता है तो आखिरी फैसला उपराज्यपाल का माना जाएगा। मुख्यमंत्री केजरीवाल केंद्र सरकार के इस फैसले का पहले ही अंदेशा जता चुके थे। उन्होंने कहा था कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए केंद्र सरकार कोई अध्यादेश ला सकती है। रूस ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा समेत 500 नागरिकों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो 500 अमेरिकियों पर प्रतिबंध लगा रहा है। ये बाइडेन प्रशासन द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के जवाब में है। सूची में ओबामा के अलावा पूर्व अमेरिकी राजदूत जॉन हंट्समैन, कई अमेरिकी सीनेटर भी शामिल हैं। प्रसिद्ध अमेरिकी टीवी शो के एंकर जिमी किमेल, कोलबर्ट और सेठ मेयर्स को भी रूस ने प्रतिबंधित कर दिया है। वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच संबंध वर्तमान समय में सबसे निचले स्तर पर है। रूसी मंत्रालय ने कहा कि वॉशिंगटन के लिए ये सीखने का सही समय है कि रूस के खिलाफ एक भी शत्रुतापूर्ण हमला का जवाब कड़ाई से दिया जाएगा। तो बता दें कि रूस ने अमेरिकी नागरिकों पर पाबंदी लगा दी है। ओबामा समेत 500 नागरिकों के प्रवेश पर पाबंदी लगाई है। रूस के विदेश मंत्रालय ने ये जानकारी दी है। वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच संबंध कुछ खास नहीं चल रहे हैं। निचले स्तर पर संबंध देखने को मिल रहे हैं। रूस ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा समेत 500 नागरिकों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो 500 अमेरिकियों पर प्रतिबंध लगा रहा है। यह बाइडेन प्रशासन द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के जवाब में है। सूची में ओबामा के अलावा पूर्व अमेरिकी राजदूत जॉन हंट्समैन, कई अमेरिकी सीनेटर भी शामिल हैं। प्रसिद्ध अमेरिकी टीवी शो के एंकर जिमी किमेल, कोलबर्ट और सेठ मेयर्स को भी रूस ने प्रतिबंधित कर दिया है। वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच संबंध वर्तमान समय में सबसे निचले स्तर पर है। रूसी मंत्रालय ने कहा कि वॉशिंगटन के लिए यह सीखने का समय है कि रूस के खिलाफ एक भी शत्रुतापूर्ण हमला कड़ाई से जवाब दिया जाएगा। इस खबर पर चर्चा के लिए संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार हैं जो जुड़े हुए। बहुत बहुत स्वागत है संजीव जी आपका ओंकार न्यूज में।
धन्यवाद। संजीव जी, रूस ने ओबामा के साथ साथ 500 अमेरिकी नागरिकों पर पाबंदी लगा दी है। इतनी बड़ी संख्या में इतना बड़ा फैसला रूस ने लिया है, क्या कारण हो सकता है? क्या कोई मजबूत इसका कारण है? देखिए, एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और रशिया के जो संबंध हैं वो लगातार जो है वो गिरते जा रहे हैं। लगातार इन संबंधों में तनाव देखा जा रहा है। यूक्रेन का जो पूरा संकट है, यूक्रेन का जो पूरा युद्ध है, वो अगर वास्तविक रूप से देखें तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नाटो तथा रशिया के बीच का ही संघर्ष है, जो कि परोक्ष रूप से लड़ा जा रहा है। यूक्रेन के युद्ध में यद्यपि कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और रशिया ने कोई डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं किया है, लेकिन परोक्ष रूप से ये जो लड़ाई है वो अमेरिका और रशिया के बीच की ही है, और ये बात बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जाहिर है कि वो प्रत्यक्ष रूप से लड़ाई नहीं लड़ सकते, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर वो तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी और फिर नाभिकीय अस्त्रों से सभी राष्ट्र संपत्त, ऐसे में ये महाविनाश की तरफ ले जा सकता है। लेकिन जो परोक्ष रूप से जो लड़ाई है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और रशिया की है, और ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और रशिया के बीच में अपने अपने प्रभाव को बढ़ाने की जो वर्चस्व की जो प्रतिद्वंदिता है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। रशिया ने जो यूक्रेन पर हमला किया वो नेटो के एक्सपेंशन को आधार बनाते हुए किया था। जाहिर है कि रशिया नेटो को जो है कमजोर करके अपने प्रभाव को यूरोपियन थिएटर में और अन्य जगहों को बढ़ाना चाहता है, और जाहिर है कि अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज उसे डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता है ये महाशक्तियों के बीच में देखी जा रही है। रशिया और अमेरिका के बीच में ये जो पूरा जो तनाव है ये इसी वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता के वजह से हो रही है। और ये इस तरीके के एक्शन और काउंटर एक्शन लगातार रशिया और अमेरिका ने दिए हैं। कभी डिप्लोमेट्स को बाहर कर देते हैं, कभी किसी के ऊपर प्रतिबंध लगा देते हैं, और अब तो ये बहुत बड़ी लिस्ट और बड़े प्रोमिनेंट लोगों को इसमें पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा भी शामिल है। तो ये जाहिर है कि यूनाइटेड स्टेट्स तो आपको क्या लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका क्या असर हो सकता है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसका कोई खास असर नहीं होने वाला। ये प्रतिबंध लगाना, ये प्रक्रिया पहले से भी चली हुई, कोई बहुत बड़ा इसके ऊपर परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन ये है कि ये इस बात को स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है कि जो रशिया और अमेरिका के बीच का जो तनाव है वो लगातार बना हुआ है, और ये जो पूरे विश्व को नए शीत युद्ध की तरफ ले जाने वाले संकेत दिखाई देते हैं। महाशक्तियों के बीच में जो वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता बढ़ रही है, हथियारों की होड़ बढ़ रही है, जो नाभिकीय एटॉमिक हथियारों के कंट्रोल को लेकर के संधियां हैं, चाहे वो INF ट्रीटी रही हो, चाहे न्यू स्टार्ट ट्रीटी रही हो, सब कोलैप्स कर रही हैं। तो ये पूरे विश्व के अंदर जो एक गंभीर रणनीतिक अनिश्चितता है इसी को दर्शाता है। और ये जो तनाव रशिया और अमेरिका के बीच में है ये आने वाले समय में लंबे समय तक जारी रह सकता है। रशिया ने लगातार अमेरिका और नेटो को चैलेंज करने की कोशिश की है, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे वो इंडो पैसिफिक हो, चाहे वो अन्य क्षेत्र हो, इराक, सीरिया, लीबिया के क्षेत्र रहे हो, हर जगह रशिया अमेरिका को चैलेंज करने की कोशिश करता है। चाइना भी यही काम कर रहा है। चाइना भी अब रशिया के साथ मिल करके भी अमेरिका और नेटो को और वेस्टर्न कंट्रीज को चैलेंज कर रहा है। और वो जो अमेरिका और नेटो और वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो अपनी जो हेजेमोनी है उसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये लड़ाई लंबे समय तक चलती हुई दिखाई दे रही है, और इसी जो ये तनाव है उसी का एक स्टेप है कि आज इस तरीके के एक बड़े निर्णय को इन रशिया की तरफ से लिया गया है। बिल्कुल, रूस की तरफ से एक बेहद बड़ा निर्णय लिया गया है। ओबामा समेत 500 नागरिकों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है। अब देखते हैं कि अगला कदम क्या होगा, क्योंकि वॉशिंगटन और मॉस्को दोनों की तरफ से ही अच्छे रिश्ते नहीं चल रहे हैं। कब सुधरेंगे ये भी बड़ा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बता दें कि जो सूची जारी हुई है उसमें ओबामा के अलावा पूर्व अमेरिकी राजदूत जॉन हंट्समैन, कई अमेरिकी सीनेटर भी शामिल हैं। अमेरिकी टीवी शो के एंकर जिमी किमेल, कोलबर्ट और सेट मेयर्स को भी रूस ने प्रतिबंधित कर दिया है। तो अश्विनी चौबे ने बचाव किया है 2000 के नोट बंद होने का। ये नोटबंदी नहीं, ये वापसी है। उन्होंने कहा आरबीआई ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 2000 रुपए के नोट को सर्कुलेशन से बंद करने का ऐलान कर दिया है। इसको लेकर अब केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने सरकार का समर्थन करते हुए कहा कि 2000 के नोट का छपना 2018 से ही बंद हो गया था। ये नोटबंदी नहीं, नोट वापसी है।
वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया। 2000 के नोट वापस लेने के फैसले पर सवाल उठाते हुए गहलोत ने कहा कि अगर नोट वापस ही लेने थे तो जारी करने की क्या जरूरत थी। तो बता दें कि आरबीआई की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके बाद सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ सत्ता पक्ष के लोग इसका बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं, तो विपक्ष के लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं। तो 4 बड़ी खबरों पर आज हमने चर्चा की है। ओंकार न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए ओंकार न्यूज। नमस्कार।